सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 2025 का नेतृत्व तेजस्वी के हाथ। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गए ना। बयान के बाद मचा सियासी घमासान। आधे से ज्यादा विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा तो बहुत तरह की चीज आगे होने वाली है, लेकिन एक उथल पुथल पैदा कर दिया नीतीश कुमार ने। 2024 से पहले 2025 का मास्टर प्लान। अभी तो 2024 पहले देखिए, उसके बाद 2025 में। नीतीश ने कहा बिहार में तेजस्वी भव। क्या बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों सौंपने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्या 2025 की लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन के नेता लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नीतीश के आज के संकेतों ने सियासत को बेहद गरमा दिया है। नोट कर लीजिए, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, आज न कल। कब होगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द ये होगा। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। 24 के लिए आगे का बात आगे है, देखा जाएगा। 10 अगस्त 2022 वो तारीख जब नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन के साथ चले गए थे। वह दिन जब नीतीश ने महागठबंधन की लालटेन की लौ को तेज करते हुए बिहार की सियासत में बदलाव का एक और करवट लिया था। नीतीश कई मौकों पर तेजस्वी को बिहार का नेतृत्व करने के संकेत अपने भाषणों में दे चुके हैं, लेकिन मंगलवार को महागठबंधन विधानमंडल की बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई, उसने बदलाव के कयासों को और भी हवा दे दी है। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गए ना। तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने की बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही और इसी को लेकर तेज हो चुकी है बिहार की सियासत। सिंपैथी है तेजस्वी जी के साथ, बेचारे युवा हैं, अच्छे से जाल में, उनकी नीतीश जी के जाल में बढ़िया से फंस गए हैं। पूरे नीतीश जी का प्लानिंग है कि पूरे जदयू को राजद में मर्ज कर देने का, और उसी तहत यह काम भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि क्योंकि जनता का विश्वास पूरा वो खो चुके हैं। अभी 3 बाई इलेक्शन बिहार में हुए, आपने रिजल्ट देखा होगा। 2 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जबकि महागठबंधन के 7 दल उनके साथ थे। ये सही बात है कि तेजस्वी यादव जी को वो अपना ब्लेसिंग दिए हैं, हमको भी कई लोगों ने बताया, तो हम लोगों को खुशी है। नीतीश के ताजा बयान से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव जेडीयू के सभी नेताओं को स्वीकार्य हैं? क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा ही? बहरहाल नीतीश के बयान क्या वाकई सच साबित होंगे? क्या नीतीश अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाएंगे? ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिहार की सियासत गर्म जरूर हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपने की तैयारी में है। आज नीतीश ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया। महागठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा की लड़ाई से पहले इतना बड़ा कदम उठाकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर नीतीश क्या करने जा रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। साल 2022 की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये बन गई कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में की। पत्रकारों ने जब अंदर खाने की इस खबर की पुष्टि के लिए नीतीश से सवाल पूछे तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि तेजस्वी ही विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गए ना। इसके साथ ही सियासी गलियारे में ये सवाल भी गूंजने लगे कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे।
जिस नीतीश कुमार को सियासी महत्वाकांक्षा वाला नेता माना जाता है, जिनके पास सत्ता की स्टीयरिंग होती है, वो अपने डिप्टी यानी तेजस्वी यादव को आने वाले 25 के चुनाव की कमान सौंपने जा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तात्कालिक कारण भी रहे हैं। मसलन हाल के 3 उपचुनावों में 2 सीटें बीजेपी को मिली। मोकामा को छोड़कर गोपालगंज और कुढ़नी में महागठबंधन की हार हो गई। ग्राउंड पर जेडीयू आरजेडी कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी की बात कही गई। जातीय समीकरण हमेशा से महागठबंधन के पक्ष में जाते रहे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी रणनीतिक चाल चलते हुए महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव में तालमेल बढ़ाते हुए बेहतरीन जीत दिलाने की मांग की, ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में नीतीश की ताकत बढ़े। बिहार की 40 में से ज्यादातर सीटें यदि नीतीश जीतते हैं तो ये बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत होगी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक में ये भी कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं पालते, प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब नहीं है। तो फिर ये सवाल भी खड़े होते हैं कि सत्ता के आसपास रहने वाली नीतीश की राजनीति आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं? जेपी की तरह विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो जयप्रकाश नारायण की भूमिका की तरह सत्ता के केंद्र में आना चाहते हैं। जेपी की तरह विपक्षी एकता की धुरी बनना चाहते हैं। नीतीश अपनी सियासत का एक ही मकसद बनाया है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना। जेपी का दौर इंदिरा गांधी की निरंकुशता और महंगाई वाला दौर था। क्या नरेंद्र मोदी इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं? हालिया गुजरात चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल इंडेक्स में नरेंद्र मोदी लगातार लोकप्रिय बने हुए हैं। ग्लोबल इकोनॉमी ठीक नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है। मौजूदा हालात में नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं है, जैसा नीतीश कुमार समझ रहे हैं। ऐसे में नीतीश यदि जेपी की भूमिका में आना चाहते भी हैं, तो इसमें संशय ही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नीतीश की सियासत बिहार के रास्ते दिल्ली की दूरी कितनी गति से और कितने समर्थकों के साथ आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में ही रहते आए हैं और बीजेपी को देश भर में हराने की इच्छा रखते हैं। नीतीश कुमार खुद को विपक्षी एकता का केंद्र बताते हैं, लेकिन कांग्रेस, बीआरएस और ममता बनर्जी ने कभी खुलकर नीतीश का समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की रेस से तभी नीतीश ने खुद को अलग रखने का फैसला किया। यह समझिए कि बीजेपी लगातार अपना विजय अभियान आगे बढ़ा रही है और हाल के चुनाव में गुजरात में रिकॉर्ड जीत बीजेपी को मिली है। मोदी के नेतृत्व में पार्टी भले हिमाचल में हार गई हो, लेकिन वोट शेयर बढ़ा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में केजरीवाल खुद को कांग्रेस का विकल्प के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं। नीतीश को मिल रहे साथ पर संशय को भी समझना जरूरी है। केवल आरजेडी ने ही खोलकर नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार स्वीकार किया। बिहार की सत्ताधारी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी नीतीश की पीएम उम्मीदवारी से मतलब नहीं रखती और ऐसे में तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में नेतृत्व की बात कहकर नीतीश ने बड़ी सियासी चाल चली है। 2024 में लोकसभा चुनाव में नीतीश महागठबंधन के सपोर्ट से ज्यादातर सीटें जीतना चाहते हैं। खुद के पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने साफ तौर पर पत्ते नहीं खोले हैं। बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की। लोहरदगा के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी की नीतियों पर कड़ी आलोचना कर डाली। खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन सुनने के लिए कलेक्ट्रेट ग्राउंड में गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। तभी भीड़ के बीचों बीच बैठे ताना भगत अचानक शंख फूंकने लगे। घंटियां बजाने लगे।
तभी मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा की जनता का अभिवादन किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विशालकाय फूलमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही माइक संभाली, सबसे पहला वार केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही किया। हमारी आवाज बंद करने के लिए हमारे पीछे अपने एजेंसियों को लगा दिया। ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, इसमें उजरा दो, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। 1932 खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जैसे लोक लुभावन फैसलों के प्रचार प्रसार के लिए खतियानी जोहार यात्रा पर निकले हेमंत सोरेन जनता से जुड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी खतियानी यात्रा के मायने समझा रहे हैं, तो कभी गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे हैं। लगे हाथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दलों पर करारा हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। के साथ इस राज्य की जनमानस हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये हम देखने के लिए आज इस खतियान यात्रा हमने प्रारंभ किया है। इसलिए आज आप लोग को देखकर निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से, आपके हमें मजबूती देने की वजह से इन बेईमानों के सामने इतना हम दहाड़ के बोलते हैं। आपका सहयोग रहा तो इनको हम लोग इस राज्य में जो इनकी षड्यंत्र है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दें। खतियानी जोहार यात्रा के जरिए झारखंड की जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी जनता का दिल जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाओं की सौगात बांट रहे हैं। पलामू प्रमंडल से शुरू हुई मुख्यमंत्री की यात्रा जल्द ही संथाल परगना का रुख करने जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा। अब खबर के मायने को समझिए। दरअसल हेमंत सोरेन 1932 खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन के फैसले को भुना रहे हैं। अपनी लोक लुभावन फैसलों का प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रहे हैं। हेमंत जनता से जुड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खतियानी यात्रा के साथ गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते जा रहे हैं। बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दलों पर करारा हमला भी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि खतियानी जोहार यात्रा के जरिए सीएम जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। झारखंड की जनता के बीच बीजेपी के सरकारी विरोधी खेल को समझा रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन अवैध खदान लीज मामले में केंद्रीय एजेंसी की रडार पर हैं। ऐसे में वे मंच से जनता के बीच खुद को पाक साफ बताना चाहते हैं। जनता का दिल जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाओं की सौगात भी बांट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग की अदालत ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जानी तय है। हजारीबाग की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला गोली कांड में दोषी करार रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुना दी। अदालत के इस फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जानी तय है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत जिस किसी भी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, उसे दोषी करार दिए जाने के दिन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत ममता देवी की विधायकी भी चली गई। ममता देवी को 148 में 2 साल आरआई, 332 में 2 साल आरआई, 333 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और सभी सजाएं सब साथ साथ चलेंगी। साल 2016 में गोला के आईपीएल फैक्ट्री में गोलीकांड हुआ था। इस मामले में 50 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज हुई। हजारीबाग की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दिसंबर 2021 से फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू हुआ। अदालत में 47 गवाही दर्ज कराई गई। करीब 1 साल लंबे चले ट्रायल के दौरान पिछले 8 दिसंबर को अदालत ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
इसके 5 दिन बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को धारा 148, 332, 333 और 307 के तहत 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा सुना दी। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश की न्यायपालिका और न्याय पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। अब हम बहुत जल्द विधि विशेषज्ञों से इस विषय में चर्चा करेंगे, उनसे राय लेंगे। उसके बाद हम शीर्ष नेतृत्व में भी, शीर्ष कोर्ट में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। कोर्ट से सजा मिलने पर अब तक झारखंड के 5 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जा चुकी है। सबसे पहले साल 2015 में आजसू विधायक कमल किशोर भगत की सदस्यता गई। साल 2018 में जेएमएम विधायक योगेंद्र प्रसाद और अमित महतो के अलावा झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का ने सदस्यता गंवाई। इसी साल कांग्रेस विधायक मंदू तिर्की की भी सदस्यता गई। अब बारी आई कांग्रेस विधायक ममता देवी की। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। अब खबर के मायने समझिए। दरअसल कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है। ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जानी तय है। हजारीबाग के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अब तक 5 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। साल 2016 में गोला के आईपीएल फैक्ट्री में गोली कांड हुआ था और इसी मामले में 50 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज हुई। हजारीबाग के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दिसंबर 2021 से फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू हुआ और करीब 1 साल लंबे चले ट्रायल के दौरान कई लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल समेत 13 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। 5 साल तक की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। पट्टा के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ाकर पीटा। 7वें चरण की बहाली को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन से राजधानी के सबसे अहम इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा, नियंत्रित करने के लिए वाटर कैन का इस्तेमाल किया। नहीं फूटेगा ना, तो वो ऐसे ही नौटंकी करते रहते। खबर के मायने समझिए। दरअसल पटना के डाकबंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। 4.5 घंटे के प्रदर्शन के बाद भी अपनी मांग पर अभ्यर्थी अड़े हुए थे, कहीं भी जाने को तैयार नहीं थे। अभ्यर्थी जब नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ा और लाठीचार्ज होते ही डाकबंगला चौराहे पर भगदड़ मच गई। हंगामे के दौरान कई पुलिसकर्मियों की लाठी भी टूट गई। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहा है। करीब 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास कर सड़क पर आंदोलन को विवश हैं। गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिससे मामला बिगड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर।